92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। दोस्तों, कई साल पहले आर्यंस ग्रुप का एक गाना आया था, काफी पॉपुलर हुआ था, आंखों में तेरा ही चेहरा। याद आ रहा है? उस वीडियो में एक दुबला पतला सा टीनेजर लड़का था। अब उस लड़के को शायद ये भी नहीं पता था कि कुछ वक्त बाद बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार बन जाएगा वो। उसका चेहरा कुछ याद आ रहा है? कुछ शाहिद कपूर सा लगता था। जनाब, वो शाहिद कपूर ही थे। आज मैं यानी शान बिग रेडियो रील में आपको बताऊंगा शाहिद कपूर की जिंदगी से जुड़े पहलुओं के बारे में। 1981 में आज ही के दिन दिल्ली में मशहूर एक्टर पंकज कपूर के यहां इनका जन्म हुआ। बचपन से ही नटखट शाहिद को डांस का बहुत शौक था और ये बड़े होकर एक पॉपुलर डांसर बनना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने मेहनत भी खूब की और वो मेहनत बड़े पर्दे पर नजर भी आती है। शाहिद कपूर का बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ ऐसा देखा था जो शायद कोई भी देखना नहीं चाहेगा। क्या था ये? आगे बताऊंगा आपको। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील। मैं हूं शान और आज मैं आपको बता रहा हूं एक्टर शाहिद कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। जब शाहिद कपूर 3 साल के थे तभी उनके पिता पंकज कपूर और उनकी मां नीलिमा आजमी का डिवोर्स हो गया। इस घटना के 7 साल बाद शाहिद अपनी मां के साथ मुंबई आ गए। तब उनकी उम्र बस 10 साल की थी। मुंबई आकर शाहिद को अपना सपना पूरा करना था, एक टॉप क्लास डांसर बनने का। 15 साल की उम्र में मशहूर कोरियोग्राफर शामक दावर की डांस अकेडमी में डांस क्लासेस लेनी शुरू कर दी और यहीं से उन्हें अपने करियर के लिए दिशा मिल गई। 90s के दशक में शाहिद कपूर ने दिल तो पागल है, ताल, इन फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम किया था। अब ताल मूवी का वो गाना कहीं आग लगे लग जावे, जरा याद कीजिए। उसमें एक सीक्वेंस में ऐश्वर्या राय को एक लड़का आकर एक सफेद चुनरी पहना देता है। वो लड़का शाहिद कपूर ही थे। एक और किस्सा, शाहिद कपूर का एक फ्रेंड किसी कोल्ड ड्रिंक के एड के ऑडिशन के लिए जा रहा था। शाहिद भी उनके साथ चल दिए। अब कास्टिंग डायरेक्टर को उस एड के लिए शाहिद ही फिट लगे। बाद में उस एड में शाहिद कपूर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल के साथ नजर आए। उसी दौरान उन्होंने वो वीडियो भी की, आर्यंस वाला, आंखों में तेरा ही चेहरा। उस वीडियो को देखकर प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की नजर उन पर पड़ी और फिर समझिए वहीं से शुरू हो गया शाहिद कपूर का फिल्मी सफर। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आगे बताऊंगा कैसे मिली उन्हें पहली फिल्म। बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील बड़े ही शान से, मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील। मैं हूं शान और आज मैं आपको बता रहा हूं एक्टर शाहिद कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। रमेश तौरानी जी ने शाहिद को मीटिंग के लिए बुलाया। तौरानी जी को लगा कि ये 20 साल का पतला दुबला लड़का अभी हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने शाहिद को 2 साल और इंतजार करने को कहा। इसी बीच उन्हें एक और ऑफर मिली एन चंद्रा जी से। पिक्चर का नाम था स्टाइल, आपको याद है? बिल्कुल। लेकिन शाहिद कपूर रमेश तौरानी जी के साथ ही काम करना चाहते थे, तो उन्हें यह डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एन चंद्रा जी को हाँ बोले या फिर तौरानी जी के ऑफर का वेट करे। इसी दौरान रमेश तौरानी जी केन घोष को साइन किए एज अ डायरेक्टर टू मेक अ टीनेज रोम कॉम फिल्म कॉल्ड इश्क विश्क। और इसी फिल्म के लिए उन्होंने रेकमेंड किया शाहिद कपूर को एज अ हीरो। और बस सिल्वर स्क्रीन पर शाहिद के आते ही सारी टीनेजर्स घायल हो गई। अ न्यू टीनेज हार्टथ्रॉब वाज बॉर्न। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला एज बेस्ट डेब्यू। लेकिन शाहिद ने मेहनत भी खूब की। नसीरुद्दीन शाह और सत्यदेव दुबे जी की गाइडेंस पर वो एक्टिंग क्लासेस भी शुरू किए। वैसे शायद ये बात आप नहीं जानते कि शाहिद कपूर नसीरुद्दीन शाह के नेफ्यू हैं।
इश्क विश्क के हिट हो जाने के बाद शाहिद कपूर को बहुत सारे ऑफर्स मिले, बहुत सारे मूवीज की भी। उसमें एक और फिल्म बड़ी हिट हुई, 36 चाइना टाउन। लेकिन सूरज बरजातिया जी की फिल्म विवाह ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया। जब वी मेट का आदित्य हो, या कमीने का चार्ली और गुड्डू, या फिर हैदर फिल्म का वो कश्मीरी लड़का, हर कैरेक्टर को शाहिद ने बखूबी निभाया। अब शाहिद का नाम जब भी आता है, करीना कपूर का भी नाम खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि उनका फर्स्ट क्रश करीना नहीं थी। वो कौन थी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील। मैं हूं शान और आज मैं आपको बता रहा हूं एक्टर शाहिद कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। हर कोई यही जानता है कि करीना शाहिद का पहला प्यार थी, पर ऐसा नहीं है। आंखों में तेरा ही चेहरा की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर रिशिता भट्ट को दिल दे बैठे थे, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 2004 में फिल्म फिदा की शूटिंग करते हुए उनकी नजदीकियां करीना कपूर के साथ बढ़ने लगी और दोनों डेट करने लगे। देखते देखते ये कपल मीडिया की बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट कपल सी बन गई थी, शाहिद करीना। एंड काफी सारी स्पेकुलेशंस भी शुरू हो गई थी। कई लोग कह रहे थे कि बहुत सीरियस है, शायद बहुत जल्द शादी होने वाली है। एंड आई एम श्योर दे वर क्वाइट सीरियस। कट टू 2007 फिल्म जब वी मेट, दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने दम तोड़ दिया। इसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स थी कि विद्या बालन के साथ शाहिद कपूर की अफेयर चल रही है, लेकिन शाहिद कपूर ने इन्हें महज अफवाहें बताया। लेकिन हाँ, प्रियंका चोपड़ा से अपने संबंधों को उन्होंने स्वीकारा था। इन सब संबंधों को विराम देते हुए शाहिद कपूर ने 2015 में अपने से 13 साल छोटी दिल्ली की मीरा राजपूत से शादी करके अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर दी। शाहिद कपूर जितने अच्छे एक्टर हैं, वो उतने अच्छे इंसान भी हैं और वो बहुत सारी चैरिटेबल सोशल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आगे आपको मैं बताता हूं कि शाहिद कपूर के लिए मैंने कुछ एक आध जो गाने गाए हैं, उनके बारे में कुछ दिलचस्प किस्से। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील। मैं हूं शान और आज मैं आपको बता रहा हूं एक्टर शाहिद कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि शाहिद कपूर के लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। फिल्म्स जैसे किस्मत कनेक्शन, जब वी मेट, दीवाने हुए पागल, फूल एंड फाइनल, चांस पे डांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक किस्सा मैं जरूर बताना चाहता हूँ शाहिद कपूर की इन्वॉल्वमेंट इवन इन द म्यूजिक ऑफ हिज फिल्म। एक किस्मत कनेक्शन का गाना था, मूव बारी नाउ, शेक योर बारी नाउ, बल खा के लहरा के हिट द पारी नाउ, तुझे सीने से मैं अपने लगा लो, तुझे बाहों में छुपा लो, कम क्लोजर टू माय बॉडी नाउ। तो ये पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे और फाइनली जो कोरस था वो था दर 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 तरा 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 रा दर 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 दा। तो ये ट्यून तो वही था प्रीतम जी का, लेकिन वर्ड्स कुछ और थे और मैंने वो अलग वर्ड्स में गाया था। अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं वो वर्ड्स क्या थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर बुलाया गया और कहा गया कि ये जो कोरस के पार्ट है इस पर किसी ने नए शब्द लिखे। तो फिर वो शब्द आए और मैं वापस गया गाना गाने के लिए। तो वहाँ था कि सारे नाल कर ले पार्टी, कुड़ी तो लग दिए नॉटी, फ्रीकी फ्रीकी रात हो गई। तो मैं बोला यार ये तो बहुत मज़ेदार वर्ड्स, ये तो कमाल, गाना खिल गया एकदम इस नए इन नए वर्ड्स के साथ। तो तब प्रीतम दा ने मुझे बताया कि ये लिरिसिस्ट हैं शाहिद कपूर। दोस्तों, शाहिद कपूर ने ये 3 लाइन लिखे थे और कितने अच्छे वो फिट भी हो गए और तकिया कलाम बन गए। एक फ्रीकी फ्रीकी रात लोग काफ़ी यूज़ किए उसके बाद। सो दैट्स द पोएट इन शाहिद दैट आई जस्ट टोल्ड यू ऑल अबाउट। लेकिन शाहिद के लिए मैंने जितने गाने गाए हैं उनमें से मेरा एक फेवरेट है, विच अगेन इज कंपोज्ड बाय प्रीतम दा, विच इज हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
तो चलिए मंजिल की ओर बढ़ते हैं, उन राहों पे चलते हैं और आपको कुछ और किस्से, कुछ और बातें बताते हैं शाहिद कपूर की जिंदगी से जुड़े। सन 2006 में शाहिद कपूर ने रॉक स्टार नाम के वर्ल्ड टूर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने करीना कपूर, जॉन इब्राहिम और सलमान खान के साथ परफॉर्मेंस किया था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि शाहिद कपूर को गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील। मैं हूं शान और आज हम मना रहे हैं द हैंडसम डैशिंग डेबोनेयर शाहिद कपूर का हैप्पी बर्थडे। तो ऑब्वियसली बातें हो रही हैं शाहिद कपूर के बारे में। आपको लगता है कि भोले भाले से मासूम दिखने वाले शाहिद कपूर को कभी गुस्सा नहीं आ सकता है? नहीं, वैसे तो शाहिद कपूर बड़े ही नरम मिजाज के हैं, लेकिन जब कोई उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा सवाल करने लगता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो जाहिर सी बात है। और इसी वजह से शाहिद कपूर मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। शाहिद कपूर एक अच्छे अभिनेता तो हैं ही, साथ साथ एक बहुत कमाल के एंकर भी हैं। कलर्स स्क्रीन अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ होस्ट किया। शाहिद कपूर को आज उनके जन्मदिन पर मेरी तरफ से, 92.7 की पूरी टीम की तरफ से और हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में मैं जाते जाते आपको शाहिद कपूर की हिट फिल्म हैदर से यह प्यारा सा गाना सुनाता हूं। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी और हम बात करेंगे एक और मशहूर हस्ती की। होगी कुछ दिलचस्प कहानियां और बेहतरीन नगमे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. नमस्कार दोस्तों, मैं शान एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके सामने अपने नए शो के साथ, जिसका नाम है बिग रेडियो रील ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम, जहां हम मिलकर मनाते हैं मशहूर हस्तियों का जन्मदिन और मैं आपको सुनाता हूं उनके जिंदगी से जुड़े छोटे मोटे किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, उनकी हर फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। लार्जर देन लाइफ को परिभाषित करती हुई हर फिल्म अपने आप में नायाब है और हर किरदार बेमिसाल। आज के बिग रेडियो रील में हम बात करेंगे द एस फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की। बात है साल 1963 की, जब मुंबई के भुलेश्वर इलाके की एक चौल में नवीन भंसाली और श्रीमती लीला भंसाली के घर एक बेटे का जन्म हुआ। अपने इस प्यारे से लाडले का नाम उन्होंने संजय रखा। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर जाने की ज्यादा परमिशन ही नहीं देते थे, जिनकी वजह से उनका नेचर काफी एकांतवासी हो गया। और शायद इसी लोनलीनेस की वजह से पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता था। जैसे तैसे संजय जी ने लाला लाजपत राय कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की और फिल्म मेकिंग के अपने पैशन को फर्दर परस्यू करने के लिए पुणे की फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन लिया। यही यानी FTII में उनकी मुलाकात हुई उनके सीनियर्स श्रीराम राघवन और राजकुमार हिरानी से। FTII का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर शुक्ला दास को असिस्ट करना शुरू कर दिया और फिर उसी दौरान उनकी बहन बेला ने संजय जी को विद्यु विनोद चोपड़ा जी से इंट्रोड्यूस कराया और फिर संजय जी विद्यु जी को असिस्ट भी करने लगे। संजय जी में विद्यु जी ने जरूर कोई जबरदस्त स्पार्क देखी होगी और इसी वजह से उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी के सारे गाने संजय जी को डायरेक्ट करने के लिए दे दिए। लेकिन फिर एक ऐसा भी समय आया कि जब संजय जी ने विद्यु जी को अपनी लिखी स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करने के लिए कहा और विद्यु विनोद चोपड़ा जी ने उन्हें इनकार कर दिया। अब क्या थी वो वजह, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील संजय लीला भंसाली स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
Big Radio Reel with Shan. Big Radio Reel. वेलकम बैक वंस अगेन टू बिग रेडियो रील, संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। साल 1996 यानी 1996 संजय जी ने खामोशी द म्यूजिकल फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और विद्दू जी को सुनाई। विद्दू जी को स्क्रिप्ट तो बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने संजय जी से कहा कि भाई तुम ही इस फिल्म को डायरेक्ट करो, और इस तरह खामोशी द म्यूजिकल उनकी डेब्यू फिल्म बन गई एज ए डायरेक्टर। फिर आई उनकी सेकंड फिल्म हम दिल दे चुके सनम, और ये हम सब जानते हैं कि फिल्म कितनी जबरदस्त हिट हुई। साथ साथ इसी फिल्म ने उन्हें बेस्ट डायरेक्टर्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया सभी, मगर प्यार निभाना मैंने अपने पति से सीखा है। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के लिए संजय जी ने ऐश्वर्या राय की कास्टिंग कैसे की? मैं बताता हूं। हुआ कुछ यूं कि राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग के दौरान ऐश्वर्या राय संजय जी के पास आई और उन्हें कंग्रेचुलेट करते हुए ये भी कहा कि उनकी खामोशी द म्यूजिकल उन्हें बहुत पसंद आई। संजय जी अपने नए फिल्म हम दिल दे चुके सनम में नंदिनी के रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। ऐश्वर्या से मिलते ही उनकी ये तलाश पूरी हो गई और उन्होंने ऐश्वर्या को अपने फिल्म में कास्ट कर लिया। एंड द रेस्ट एज वी नो इज हिस्ट्री। हम दिल दे चुके सनम, व्हाट अ ब्लॉकबस्टर। लौट कर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी फिल्म थी जिसे बनाने में संजय जी को 12 साल लग गए। आप बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील, संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. दोस्तों आई एम बैक और आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील, संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज टेक्नोलॉजी की एरा में जहां हर कोई लैपटॉप और आईपैड पे डिपेंडेंट है, वहीं संजय जी इसका जरा भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको ये बात शॉकिंग लगेगी ना, बट दैट्स द फैक्ट। संजय लीला भंसाली स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए आज भी पेन और कागज का इस्तेमाल करते हैं। कई राइटर्स और डायरेक्टर्स की तरह स्क्रिप्ट लिखने के लिए खंडाला, दिल्ली, शिमला या फिर कोई यूरोप की एग्जॉटिक लोकेशन पर नहीं जाते, बस अपने ऑफिस या घर में ही चुपचाप स्क्रिप्ट लिखना पसंद करते हैं। फिल्मों को कंसीव करने का उनका ढंग भी बिल्कुल अलग है। वो पहले फिल्म का साउंड ट्रैक डिजाइन करते हैं और उसके बाद फिल्म के बाकी पहलू। वैसे अगर संजय जी का बैक रिकॉर्ड देखें तो वो 2 या 4 साल के बीच में कोई ना कोई फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन बाजीराव मस्तानी उनकी पहली फिल्म थी जिसे बनाते बनाते 12 साल लग गए। हालांकि ये फिल्म पहले ही लिखी जा चुकी थी और इसे लिखने के लिए उन्हें 1.5 या 2 साल के बीच का समय लगा, लेकिन लगातार कास्ट चेंज होने की वजह से फिल्म डिले हो गई। वैसे क्या आपको पता है, बाजीराव मस्तानी को कई और बड़े डायरेक्टर्स जैसे कमाल अमरोही, मनमोहन देसाई और मुजफ्फर अली भी बनाना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग अपने फादर का नाम अपने नाम के बीच में ऐड करते हैं, बट ये तो हम सब जानते हैं कि संजय जी ने अपना फादर का नाम नहीं, अपनी माताजी का नाम अपने नाम के बीच में ऐड किया है। बस आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील, संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील, संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उनके पिताजी के अनसक्सेसफुल करियर से लेकर उनकी डेथ तक संजय जी की माताजी ने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और बड़े ही डिग्निफाइड वे में अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। मां की इस कर्तव्य निष्ठा को देखकर संजय जी ने अपनी मां के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपने नाम के बीच लीला लिखना शुरू कर दिया। मोर देन अ मदर, शी हैज बीन अ फ्रेंड एंड अ मेंटोर टू हिम। चलिए संजय जी की बचपन की एक बात मैं आपको बताता हूं। बचपन में संजय जी के पिता अक्सर उन्हें लेट क्लासिकल सिंगर रोशन आरा बेगम के गाने सुनवाते और उस दौर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्मों की बारीकियां समझाते। इससे उन्हें इंडियन सिनेमा को बेहतर समझने का मौका मिला। सुनने में आता है कि वो राज कपूर साहब की फिल्म मेकिंग प्रोसेस से काफी इंस्पायर्ड रहते हैं और फिल्म बनाते वक्त उनकी यही कोशिश रहती है कि वो फिल्म उसी तरह से बने जैसे अगर राज कपूर साहब उस फिल्म को बनाते। दरअसल फिल्म मेकिंग संजय जी के लिए एक जुनून है। वो सोते जागते बस फिल्म मेकिंग के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी दिल की बात शेयर की। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी है जस्ट फॉर फिल्म मेकिंग। आई लिव ओनली टू मेक फिल्म्स। आई ड्रीम फिल्म्स। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स इन लाइफ। मुझे बहुत मजा आता है कि वो गाने के अंदर एक मंजीरा का जो टिंग है वो बजा कि नहीं ठीक से, वो गिटार बजा कि नहीं, उसके पीछे मैं घंटों भर मिक्सिंग करता रहता हूँ। आई लव क्रिएटिंग। इट कम्स फ्रॉम डीप, अंदर से, कहीं अंदर से आता है और मैं कोई किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करता हूँ। मुझे बहुत पैशन है, मुझे बहुत प्यार है उस चीज। क्या बात है। हैट्स ऑफ टू द ग्रेट संजय लीला भंसाली, जो हर चीज को इतनी बारीकी और परफेक्शन के साथ करने में बिलीव करते हैं। लौट कर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऑफिस है जहां संजय जी आज भी जाने से घबराते हैं। आप बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. वेलकम बैक। संजय लीला भंसाली जी के बर्थडे पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये तो हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन में संजय जी का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है, पर उनकी एक खासियत और भी है जिसे उन्होंने बरसों से सबसे छुपा कर रखा, और वो है म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन के अलावा म्यूजिक उनका दूसरा सबसे फेवरेट पैशन है और म्यूजिक में इंटरेस्ट के पीछे उनके पेरेंट्स, खास तौर से मां का हाथ है। बचपन के इस छुपे हुनर को वो गुजारिश फिल्म में बाहर लाए और इस फिल्म से एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने डेब्यू किया। कमाल की बात तो ये है कि म्यूजिक पर उनकी पकड़ शुरू से ही इतनी जबरदस्त रही है कि उनकी हर फिल्म का म्यूजिक सुनने वालों के दिलो दिमाग में बस जाता है। लेकिन टैलेंट का खजाना होने के बावजूद भी एक चीज है जिससे वो आज भी घबराते हैं। अब क्या है वो, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बॉक्स ऑफिस की वर्ड ना बहुत डरावना है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मतलब वो मेरी पहली फिल्म जब खामोशी बनाई थी तो पहले दिन सुबह मुझे फोन आया था सिप्तिया रिजवी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उसमें, कि पिक्चर बैठ गई। मैंने कहा बैठ गई मतलब, मुझे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। उसको इंस्टीट्यूट से थे, वर्ल्ड सिनेमा देख के आए, तो बोले पिक्चर बैठ गई। तो मैंने कहा बैठ गई मतलब पिक्चर तो चलनी है, तो बैठ क्यों गई? तो कहते वही तो मैं बोल रहा हूँ, पिक्चर बैठ गई और ये हो गया और वो हो गया। उस दिन के बाद मैं फ्राइडे को सुबह फोन नहीं उठाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। वो फोन की घंटी बजती ना, बहुत कांपता हूँ मैं। और वो बॉक्स ऑफिस के एक कॉन्सेप्ट से कि टिकट नहीं बिक रही है, ये कॉन्सेप्ट से बहुत, वो एक ऑफिस है जहां मैं जाना नहीं चाहता। बॉक्स ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, संजय जी को बॉक्स ऑफिस से डर लगता है। लौट कर आने के बाद बताऊंगा कि क्यों संजय जी दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्म देखकर नर्वस हो जाते हैं। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील संजय लीला भंसाली स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक बात जो संजय जी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि वो फिल्म देखने के लिए थिएटर में नहीं जाते हैं, बल्कि घर पर ही देखना पसंद करते हैं। और अगर किसी डायरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई हो तो उसे देखने के बाद वो अपसेट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अपसेट हो जाने वाली कौन सी बात है, तो उसका रीजन ये है कि संजय जी यही सोचकर हैरान होते हैं कि
क्यों उनके दिमाग में वो थॉट पहले नहीं आया जो उस डायरेक्टर ने पर्दे पर उतारा। आज के दशक के उनके फेवरेट डायरेक्टर्स की बात करें तो अनुराग बासु, शुजीत सरकार और आनंद गांधी की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। संजय जी की हर फिल्म में उनकी यही कोशिश रहती है कि वो अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया डिलीवर करें। उनके काम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उनके टैलेंट ने उन्हें कई अवार्ड्स दिलाए। साल 2000 में उन्हें हम दिल दे चुके सनम के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 2006 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उनकी फिल्म ब्लैक ने 11 अवार्ड्स जीतकर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इतना ही नहीं, यूरोप के टाइम मैगजीन के साल 2005 में विश्व के 10 सबसे बेहतरीन फिल्मों में फिल्म ब्लैक को 5वें नंबर पर सिलेक्ट किया गया। साल 2003 में संजय जी को देवदास के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा साल 2008 में वो पहले इंडियन डायरेक्टर थे जिन्होंने फ्रांस में पद्मावती नाम का ओपेरा डायरेक्ट किया, जो काफी सक्सेसफुल भी रहा। ये तो हम सब जानते हैं कि वो जो भी काम करते हैं उसे अटमोस्ट परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं, और वही परफेक्शन उनकी फिल्मों में भी नजर आती है। अगर संजय जी हमारा ये शो सुन रहे हैं तो आप सबकी तरफ से और हमारी 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी और हम बात करेंगे एक और मशहूर हस्ती की। होगी कुछ दिलचस्प कहानियां। सुनते रहिए 90.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. नमस्कार, मैं शान आपका स्वागत करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस नए शो में जिसका नाम है बिग रेडियो रील। ये वो शो है जहां हम आपको सुनाएंगे सिनेमा जगत के उन महान हस्तियों की जिंदगी की कहानी जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और आज के इस बिग रेडियो रील में जिक्र होगा उस महान कलाकार का जिन्हें विलेन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, लेकिन साथ साथ इन्हें गिना जाता है इंडस्ट्री के सबसे नरम दिल इंसानों में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कमाल की पर्सनैलिटी के मालिक प्राण साहब की। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। प्राण कृष्ण सिकंद की पैदाइश 1920 में पुरानी दिल्ली की बलीमारा गलियों में हुई। वही गली जहां कभी गालिब घुमा करते थे। प्राण का बचपन कई अलग अलग शहरों में बीता, कभी रामपुर, कभी कपूरथला, कभी मेरठ तो कभी उन्नाव। एक्टर बनने से पहले प्राण साहब ने कोशिश की एक फोटोग्राफर बनने की और ज्वाइन की ए दास एंड को एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। देखने के बाद भी पूछ रहे हो मैं कैसा हूँ? वैसे आपसे किया सौदा मुझे काफी महंगा पड़ा है नारंग साहब। दोस्तों, प्राण साहब की आगे की जिंदगी का सफर और भी दिलचस्प है कि कैसे किया उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला रोल, और वो भी एक फीमेल किरदार बनकर। बताऊंगा आपको, बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. एक बार फिर आपका स्वागत है बिग रेडियो रील में मेरे यानी शान के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। और बात हो रही है विलेन ऑफ द मिलेनियम प्राण साहब की। पानी में रहकर मगर से दुश्मन, हम इससे डबल गेम खेल रहे हैं। सब के सब फांसी चढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक मजेदार किस्सा ये रहा प्राण साहब की जिंदगी में कि वो बन तो गए थे फोटोग्राफर, लेकिन दिल के किसी कोने में अरमान मचल रहा था एक्टिंग करने का। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? आखिरकार एक मौका मिल ही गया उनको। ऑफर था शिमला में हो रही रामलीला का, जिसमें राम का रोल निभा रहे थे एक्टर मदन पुरी और प्राण साहब को निभाना था सीता का किरदार। और साहब, एक्टिंग का जज्बा तो देखिए कि प्राण साहब ने बिना कोई पल गवाए फैसला ले लिया कि वो अपना पहला रोल सीता का ही करेंगे। और बस अपने इस पहले ही फैसले से शुरू हो गया उनका ये चैलेंजिंग रोल्स एक्सेप्ट करने का ये जबरदस्त, शानदार, बेमिसाल सफर। वो तो हम भी देख रहे हैं कि दुनिया बदल गई है।
इसीलिए तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई कि यहाँ तक चले आए। अब इस रामलीला के बाद प्राण को ये तो समझ में आ ही गया कि वो एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, लेकिन तलाश थी एक मौके की। और ऊपर वाले की कुदरत देखिए, एक दिन लाहौर के सलून में शेव करवाते वक्त उनकी मुलाकात हुई वली मोहम्मद वली साहब से, जो कि एक पंजाबी फिल्म जिसका नाम था यमला जट लिख रहे थे। और प्राण साहब से प्रभावित होकर उन्हें एज अ विलेन साइन कर लिया। यह फिल्म आई 1940 में और इस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर अदाकारा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी थी, नूरजहां। प्राण साहब की जिंदगी के और भी ऐसे किस्सों से रूबरू करवाऊंगा आपको। तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. तो हाय दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी शान के साथ, और आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील प्राण साहब स्पेशल। तो साहब, खुद को विलेन ऑफ द मिलेनियम साबित करने का सफर बहुत ही दुष्कर रहा प्राण साहब के लिए। पहली फिल्म यमला जट आई तो, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये वो जमाना था कि जब एक्टर को कामयाब तब समझा जाता था जब वो हीरो का किरदार निभाए, न कि विलेन का। शुरुआत में 2 फिल्में करने के बाद प्राण साहब को भी मौका दिया किस्मत ने खुद को एज हीरो साबित करने का। फिल्म यमला जट बनाने वाले पंचौली साहब ने ही प्राण को दोबारा साइन किया अपनी अगली फिल्म खानदान के लिए। और इस बार फिल्म के पोस्टर पर हीरो की जगह नजर आए प्राण। तो दोस्तों, खानदान ये फिल्म प्राण साहब के लिए एज अ हीरो पहली फिल्म तो थी ही, साथ साथ ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। लेकिन बस इस एक फिल्म को करने के बाद क्यों मुंह मोड़ लिया प्राण साहब ने हीरो का किरदार करने से, ये जानने के लिए बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील प्राण साहब स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील प्राण साहब स्पेशल ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अब 1942 में खानदान रिलीज होने के बाद प्राण साहब के पास ये मौका था कि वो खुद को एस्टैब्लिश करे एज अ हीरो। कुछ ऑफर्स भी आए, लेकिन प्राण साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें हीरो से ज्यादा विलेन का रोल चैलेंजिंग लगता है। और उन्होंने ये भी कहा, मैं पेड़ों के पीछे घूम घूम कर गाना नहीं गा सकता। वेरी बैड मिमिक्री ऑफ प्राण साहब, आइंदा नहीं करूंगा। आप आगे सुनिए क्या हुआ। प्राण साहब का ये डिसीजन शायद सही था, क्योंकि एज अ विलेन प्राण साहब को इतनी कामयाबी मिली जो शायद ही किसी और को मिला हो। प्राण साहब खुद बताया करते थे कि एक दौर ऐसा भी था कि जब वो बंबई की गलियों से गुजरते थे तो लोग उन्हें गुस्से से देखते थे और पीछे से कई बार ए पॉकेट मार, ए 420 ऐसे कठोर शब्दों से नवाजा करते थे। लेकिन प्राण साहब ने कभी इसका बुरा नहीं माना। वो हमेशा कहा करते थे कि ये गालियां नहीं, एज एन एक्टर मुझे मिलने वाले अवार्ड्स हैं। अपने करियर के शुरुआती 5 सालों में ही 22 फिल्में करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्राण साहब को भटकना पड़ा मुंबई की सड़कों पे नौकरी की तलाश में? बताऊंगा आपको, बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील प्राण साहब स्पेशल मेरे यानी शान के साथ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. जी हाँ, 5 सालों में ही 22 फिल्में करने के बाद एक ऐसा भी दौर आया प्राण साहब की लाइफ में कि उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्राण साहब के जन्मदिन पर बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 1942 से 1947 तक प्राण साहब ने छोटी मोटी 22 फिल्में कर ली थी, जिनमें मैक्सिमम लाहौर में बनी फिल्में थी। लेकिन फिर 1947 का वो दौर आया जब देश में उथल पुथल मच गई, भारत का बंटवारा हो गया और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान चले गई। बल्कि प्राण साहब की उस दौरान बनी 2 फिल्में भी भारत में रिलीज न होकर
पाकिस्तान में ही रिलीज हो पाई। और ये वही समय था जब प्राण साहब भी अंदर से दुखी थे और फिल्म इंडस्ट्री से कुछ हद तक अपसेट भी थे। आखिरकार उन्होंने बंबई जाने का फैसला किया और आ गए बंबई। ये वही गन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि बंबई आते ही प्राण साहब के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई फिल्मों के साथ। सर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए था और एक नौकरी भी। तो मरीन ड्राइव के एक होटल में उन्होंने नौकरी कर ली। इसी दौरान उनकी पहचान हुई महान लेखक सादत हसन मंटो से। मंटो साहब ने प्राण साहब को मुंबई में पहली फिल्म दिलवाई, जिद्दी। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और हीरोइन कामिनी कौशल तथा विलन के रूप में प्राण। फिल्म रिलीज भी हुई और बहुत कामयाब हुई। दोस्तों, जिद्दी ही वो फिल्म है जो देवानंद साहब की पहली कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है। और ऑफ कोर्स जिद्दी ही वो फिल्म है जिससे शुरू हुआ प्राण साहब का बंबई में कामयाबी का सफर। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया। अब आई दोस्तों, एक और जिद बताऊंगा मैं आपको प्राण साहब की। इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। उनकी बस इतनी सी जिद थी कि एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड फास्ट बॉलर को फिर एक बार वो देखना चाहते थे इंडियन क्रिकेट टीम में। और इस जिद को उन्होंने हकीकत में कैसे बदला बताऊंगा आपको इसी शो में, यानी बिग रेडियो रील प्राण साहब स्पेशल में, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और फिर एक बार आपका स्वागत है बिग रेडियो रील प्राण साहब स्पेशल में, जहां हम सुन रहे हैं किस्से बातें प्राण साहब की जिंदगी से जुड़ी। प्राण साहब जाने जाते थे उनकी दरिया दिली के लिए। अब किस्सा यह है कि 2 साल इंडियन क्रिकेट टीम में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कपिल देव को नी इंजरी हो जाती है। उन दिनों इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कपिल देव को सर्जरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भेजे। जब प्राण साहब को इसके बारे में खबर मिली तो इमीडिएटली ही ऑफर्ड कपिल देव एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू इंग्लैंड टू फिक्स हिज नीड्स। पैसे बोलो। वैसे मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूँ, यही कोई 10 लाख। क्या 10 लाख? खैर उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन आज तक कपिल देव प्राण साहब के इस जेनरस ऑफर को भूल नहीं पाए। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूँ। प्राण साहब ने अपने पूरे जीवन में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। यह भी कहा जाता है कि वो उस दौर के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके यूनिक अंदाज ने न सिर्फ उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स दिलवाए, बल्कि भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर दोस्तों, ईयर 1998, 78 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने के कारण उनके फिल्मी सफर में एक रुकाव आ गया। और फिर नई मिलेनियम में हमारे विलन ऑफ द मिलेनियम बस कुछ ही फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंसेस कर पाए। लगभग 6 दशक तक लोगों के दिलों पर राज करके 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में निमोनिया से जूझते हुए हम सबके प्यारे प्राण साहब ने अपने प्राण त्याग दिए। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। आज भी बरखुरदार जैसे शब्द सुनकर लोगों को प्राण साहब का चेहरा याद आ जाता है। प्राण साहब हमारे दिलों में हमेशा हिट थे, हिट रहेंगे।